नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी हिंसा के 5 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि 16 अप्रैल को इलाके में शोभा यात्रा निकालने के दौरान हुई हिंसा में ये लोग शामिल थे। इनमें से अंसार नामक युवक तो मुख्य आरोपी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के ऐसा अधिनियम है जो सरकार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है यदि अधिकारी संतुष्ट हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या उससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है, तो ऐसे अभियुक्तों पर एनएसए लगाया जा सकता है। वहीं एनएसए 5 अभियुक्तों पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने अंसार, सलीम चिकना, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहमद के खिलाफ एनएसए लगाया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि 16 अप्रैल की झड़पों में शामिल लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब उत्तर दिल्ली नगर निगम यहां अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करने जा रहा है। जहांगीरपुरी में बीते गुरुवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। उत्तरी एमसीडी की ओर से उत्तर पश्चिम जिले के डीसीपी को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने के अभियान के लिए 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की मांग की गई थी। इसमें महिला पुलिस कर्मचारियों की भी मांग की गई थी। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान 20 और 21 अप्रैल को चलेगा, यानी आज से शुरू हो चुका है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तरी एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि मंगलवार को भी इस बारे में अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं चलाया जा सका था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी एमसीडी की ओर से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने के मामले में एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। ओवैसी ने मंगलवार रात को किए गए ट्वीट में कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में घरों को उजाड़ने का काम किया जाएगा, जबकि इससे पहले न किसी तरह का नोटिस और न अदालत जाने का कोई मौका दिया गया और ऐसा करके गरीब मुसलमानों को सजा दी जा रही है। उन्होंने उत्तरी एमसीडी की ओर से दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र की कॉपी को ट्वीट किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी टैग कर उनसे कहा कि वो अपनी संदिग्ध भूमिका को स्पष्ट करें। ओवैसी ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग क्या इस अतिक्रमण को ध्वस्त करने के अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह की कायरता और धोखेबाजी के लिए वोट दिया था? आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के घर पर बुधवार सुबह पंजाब पुलिस पहुंच गई। इसकी जानकारी खुद कुमार विश्वास ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरों के साथ दी और साथ ही बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी गई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। हालांकि अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर क्यों पहुंची। कांग्रेस आलाकमान पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। जाखड़ के अलावा केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जाखड़ और थॉमस को पार्टी के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। थॉमस ने तो उसका जवाब दिया, लेकिन जाखड़ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। जाखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कथित रूप से एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजा था, जबकि केवी थॉमस पार्टी के मना करने के बाद भी सीपीएम की बैठक में शामिल हुए थे। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुदर्शन ने कांग्रेस नेतृत्व से थॉमस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बताया गया था कि थॉमस ने सीपीएम की बैठक में मुख्यमंत्री पी विजयन की तारीफ भी की थी। विश्व बैंक के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी भारत की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। आईएमएफ ने मंगलवार को 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 8.2% कर दिया है, जबकि इसने जनवरी में 9% विकास दर का अनुमान बताया था। आईएमएफ ने अनुमान में कटौती के लिए यूक्रेन युद्ध की वजह से घरेलू इस्तेमाल पर तेल की उच्च कीमतों और निजी निवेश के प्रभावित होने का हवाला दिया है। कुछ ऐसे ही कारण विश्व बैंक ने भी दिए थे और भारत की विकास दर के अनुमान को कम कर दिया था। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र में जमीयत उलेमा ए हिंद ने राज्य की सभी मस्जिदों से अपील की है कि वो इसको लेकर राज्य सरकार से अनुमति लें। बता दें, सोमवार को महाराष्ट्र के गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर अदालत के आदेशों को लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के लिए लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य कर देगी। इस घटनाक्रम के मद्देनजर महाराष्ट्र इकाई के जमीयत उलेमा ए हिंद के सचिव गुलजार आजमी ने एनआई को बताया, राज्य के अधिकांश मस्जिदों ने लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए पुलिस विभागों से अनुमति ली है। हालांकि मैं अभी भी मस्जिदों से अपील करता हूं कि जिन्होंने अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं ली है, उन्हें अनुमति लेनी चाहिए।
फर्टिलाइजर सेक्रेटरी राजेश कुमार चतुर्वेदी के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद से रूस की ओर से भारत को 3.60 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आ चुका है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण देश में फर्टिलाइजर की संभावित कमी को लेकर कुछ हलकों में चिंता जताई गई। हालांकि चतुर्वेदी ने कहा कि आगामी खरीफ सीजन के लिए 354.34 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की आवश्यकता के मुकाबले कुल उपलब्धता 485.59 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसके कारण इस सीजन में देश को फर्टिलाइजर को लेकर कोई समस्या का सामना करने की आशंका नहीं। चतुर्वेदी के अनुसार रूस ने DAP, MOP और NPK की अतिरिक्त मात्रा का भी आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि रूस से भुगतान का जरिया विकसित किया जा रहा है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना के 2067 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन पहले दर्ज किए गए संक्रमण के मामलों से ये 66% अधिक हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 40 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण जान गई है। वहीं इससे पहले मंगलवार को 1247 मामले आए थे और एक मौत हुई थी। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 12,340 हो गया है। IPL के 31वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से हरा दिया। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 181 रन बनाए। बेंगलुरु की तरफ से कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने एक बार फिर जबरदस्त पारी खेलते हुए 96 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ की टीम 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी और 18 रनों से मुकाबले को हार गई। डू प्लेसिस को मैन ऑफ द मैच बनाया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।